आप सबों को जय हिंद। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरे वीडियो को देख करके। कुछ लोगों ने बोला सर ये बहुत मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो इसे थोड़ा सा जो छूट गया इसके पार्ट को फिर से बताएं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करने के पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो आप लोग को जल्द से जल्द मिल सके। एक बार फिर से आप लोग जय हिंद। आइए देखते हैं इस टॉपिक को। जनसंख्या की जनसंख्या का तात्पर्य किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या से है, लेकिन ये काफ़ी संकुचित परिभाषा है। इसे हमें विस्तार रूप से देखना कि जनसंख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, जैसा कि मैं आप लोग बताता हूँ कि जब भूगोल में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं, परिभाषा पढ़ते हैं कि परिभाषा क्या होता है पॉपुलेशन का। तो जनसंख्या के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला हम लोग का है क्षेत्र, दूसरा हम लोग का है समय, और तीसरा हम लोग का है संख्या। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि किसी भी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय तक निवास करने वाले मनुष्यों के समुदाय को हम लोग जनसंख्या कहते हैं। सपोज दैट कि जहाँ हम लोग का मकान है, घर परिवार है, वहाँ हमारे पूर्वज कई पीढ़ी से रहते चले आ रहे हैं। तो वह क्या बता रहा है, जो मेरा गांव और क्षेत्र को बता रहा है, जो पूर्वजों के रहने का समय है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो बीत रहा है, वह हमारे समय को दिखा रहा है। और जो मेरे घर परिवार के जो मेंबर हैं वो वहाँ की संख्या को दिखा रहे हैं। तो इसमें क्या है, तीनों चीज़ का समावेश है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र विशेष में समय के परिप्रेक्ष्य में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या को हम लोग जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। जनसंख्या को सबसे पहले गिनने का काम कहाँ किया गया। तो आप सबको पता है कि जो भी संख्या है, मानव की जो संख्या है, उसको गिनने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग जनगणना कहते हैं, सेंसस कहते हैं। तो इसके बैकग्राउंड में यदि हम लोग जाएंगे तो देखते हैं कि भारत में सबसे पहले ब्रिटिश काल में 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो, 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के नेतृत्व में भारत में जनगणना की शुरुआत की गई। लेकिन यह पूर्ण नहीं हो सकी क्योंकि उस समय देश में राजतंत्र था, पूरे देश में अंग्रेजों का राज नहीं था। इसलिए बहुत इसमें प्रशासनिक अड़चनें आई और उस अड़चन के चलते इस सेंसस को पूरा नहीं किया सका। लेकिन उसके बाद पुनः 1881 ईस्वी में, जस्ट उसके बाद के साल में 1881 में भारत की सबसे पहली जनगणना की गई, जो पूर्ण जनगणना थी। ठीक है, तब से लेकर के आज तक हम लोग प्रत्येक 10 वर्ष पर देश के सभी लोगों को गिनने का काम करते हैं। और यहाँ तक सिर्फ गिनने का काम ही नहीं करते हैं, हम लोग उसके संपूर्ण डाटे को, जैसे किसी परिवार में के लोगों की संख्या, उसके साक्षरता का परसेंटेज, कितने महिला पुरुष पढ़े लिखे हैं, कितना महिला है, कितना पुरुष है, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने उस घर में आर्थिक संसाधन के रूप में हैं, इन सारे आंकड़ों को हम लोग देखते हैं। तो फिलहाल हमको उतना डिटेल नहीं जानना, हमको जानना है कि जो जनगणना उसमें क्या हम लोग फोकस करते हैं आदमी की संख्या पर। चूंकि यह एक तरह का नियोजन का जो फोरकास्टिंग है कि जब तक देश के सरकार को अपने देश के लोगों का पता नहीं रहेगा तो कैसे हम लोग उसके लिए प्लानिंग करेंगे, कैसे हम लोग नियोजन करेंगे। क्योंकि जितने सारे विभाग हैं उसमें आबादी को देख करके हम लोग नियोजन करते हैं। इसलिए सेंसस एक डेमोग्राफिक चीज का या किसी भी देश के प्रशासनिक कार्य को चलाने के बहुत महत्वपूर्ण जो सो आंकड़ा है, डेटा है। ठीक है, तो सबसे पहले कब हुई थी जनगणना? 1881 ईस्वी में। और ये पूर्ण जनगणना थी। तब से लेकर के हम लोग हर एक 10 साल पर क्या है जनगणना करते हैं। और अंतिम जनगणना हम लोग का हुआ था कब? तो 2011 ईस्वी में, 2011 में, जिसको हम लोग बोलते हैं 15वीं जनगणना, 15th सेंसस। ठीक है, और फिर नेक्स्ट कब होना था? 2021 में। लेकिन यह दुर्भाग्य रहा कि देश में या पूरे विश्व में कोविड के चलते इसका जो शेड्यूल था उसमें चेंजिंग किया गया। और आपको करंट न्यूज दे रहा हूं मैं कि 2026 के मार्च में क्या है, सेंसस की शुरुआत की जाएगी, जो देश की 16वीं जनगणना होगी। ठीक है, तो हम लोग देर न करते हुए अपने आगे बढ़ते हैं इसे। अब हम लोग देखते हैं कि परिभाषा के बाद इसके वितरण पर, कि जो आबादी का जो वितरण है, अर्थात आबादी का जो फैलाव है, आबादी जो बिखराव है, वह पूरे देश में एक समान नहीं है। क्योंकि हमारे देश का जो स्थलाकृति है वह एक जैसा पूरे देश में नहीं है। हम लोग देखते हैं कि उत्तर के भाग पर्वतीय राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र भी क्या है, पर्वतीय राज्य हैं। जो दक्षिण का जो हम लोग बीच का जो भाग है वो हम लोग का पठारी भाग है। जो
इस पर्वत और पठार के बीच का जो भाग है इसको हम लोग मैदान कहते हैं। उसके बाद पूर्वी किनारे पर भी हम लोग का तटीय मैदान है, पश्चिमी किनारे पर भी हम लोग का तटीय मैदान है। इसके अलावा भारत के पास 2 द्वीप समूह हैं, जिसमें एक हम लोग का बंगाली खाड़ी में अंडमान निकोबार और अरब सागर में लक्षद्वीप हम लोग का है। तो देखा जाए तो मोटा मोटी पूरे देश में आबादी का जो फैलाव है, आबादी का जो विस्तार है, आबादी का जो वितरण है, वह एक समान नहीं, इसमें काफी असमानता है। तो जनरली मोटा मोटी इसमें हम लोग 2 चीज देखते हैं, 3 तरह से उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि पहला हम लोग का अत्यंत सघन क्षेत्र जो कहाँ मिलेगा, तो हम लोग को मैदानी क्षेत्र मिलेगा, जहाँ पर क्या कृषि कार्य सघन है, परिवहन की सुविधा है, जल की सुविधा है वगैरह। अगर हम लोग आगे देखेंगे, फिलहाल हम लोग शॉर्ट में देते हैं कि जहाँ हम लोग जीवन जीने की जहाँ अनुकूल दशाएं हैं, वहाँ हम लोग को क्या है, सघन आबादी मिलेगा। वहाँ पर क्या है, प्रति वर्ग किलोमीटर के आदमी की संख्या बहुत ही ज्यादा मिलेगी। नेक्स्ट हम लोग का जो पठारी इलाका है, वहाँ क्या है, मध्यम आबादी बसा मिलेगा, मध्यम जनसंख्या बिखरा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैदानी प्रदेशों से यहाँ पर जीवन जीने की सुविधाओं का थोड़ा सा अभाव है। और तीसरा जो हम लोग का पर्वतीय क्षेत्र कहें या हम लोग का जो राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका है, उन क्षेत्रों में क्या है, आबादी बिल्कुल विरल है, लोग इक्के दुक्के रहते हैं, क्योंकि यहाँ जीवन जीने की हालात बहुत ही कठिन है। यहाँ पे प्रतिकूल दशाएं हैं, प्रतिकूल जलवायु है, और इस प्रतिकूल जलवायु में लोग बसना पसंद नहीं करते, बहुत जरूरी है तभी लोग वहाँ निवास करते हैं। तो वितरण देखा जाए मोटा मोटी तो भारतीय जनसंख्या वितरण बिल्कुल असमान है, बिल्कुल इसमें भिन्नता है, बिल्कुल असमानता है, और ये पूरे देश पे लागू होता है। सिर्फ भारत पर नहीं, दुनिया के लगभग सभी देशों में है क्या है, ये वितरण लागू होता है कि जनसंख्या वितरण कैसा है, इसका बिखराव कैसा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जनसंख्या घनत्व, जिसे हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। अब घनत्व क्या है, तो इसका डिफिनेशन है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर कहने का मतलब है कि 1 किलोमीटर का जो वर्ग हम लोग का है, 1 किलोमीटर की लंबाई में और 1 किलोमीटर की चौड़ाई में, इसको क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे, है ना, क्योंकि वर्ग की दोनों भुजाएं समान होती है, तो इधर एक है तो उधर भी एक होगा। तो कहने का अर्थ है कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितने लोग निवास करते हैं, जितने आदमी निवास कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल जनसंख्या क्या बोलेंगे, जनसंख्या बोलेंगे, सॉरी जनसंख्या घनत्व बोलेंगे कि 1 प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं। उसको यदि हम लोग गिनती करते हैं तो कहीं हम लोग का 100 मिलता है, कहीं 200 मिलता है, कहीं 1000 मिलता है। तो ये डिपेंड करता है उस क्षेत्र के टोपोग्राफी पर, उस क्षेत्र के स्ट्रक्चर पर, उसके ऊंचाई पर कि यहाँ आबादी का बिखराव कैसा है। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व या अंक गणितीय घनत्व कहते हैं। ठीक है, यह भी हम लोग का भारत में बिल्कुल असमान है। इसको लोग पढ़ेंगे कि इसकी असमानता के क्या कारण है, उसी का हम लोग आज मुख्य टॉपिक है, विषय वस्तु है कि भारत में जनसंख्या वितरण भिन्न है, मतलब असंतुलित है, क्यों। अब हम लोग देखते हैं जो हम लोग का मेन थीम है इस टॉपिक का आज, वो है जनसंख्या वितरण के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, ये कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ना, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि आबादी का जो, सॉरी थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे कट हो गया था टेक्निकल मिस्टेक के चलते। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कि भारत में जनसंख्या वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला कारक इसमें हम लोग का है उच्चावच, जिसे हम लोग अंग्रेजी में रिलीफ कहते हैं। रिलीफ का मतलब है कि जो भारत का जो आकार है वह तो हम लोग देख ही रहे हैं कैसा, इस पूरे भारत में क्या है, एक समान स्थलाकृति नहीं, कहने मतलब कहीं पे हम लोग का पर्वत है, ये पूरा हम लोग का हिमालय पर्वत है यहाँ तक, उसके बाद कहीं हम लोग का क्या है, पठारी भाग है ना, कहीं हम लोग का रेगिस्तानी इलाका है, कहीं हम लोग का मैदानी इलाका है, कहीं हम लोग का तटीय मैदान जैसे स्ट्रक्चर है, कहीं हम लोग का द्वीप है। तो सभी क्षेत्रों का जो है सो उच्चावच एक जैसा नहीं है, इसमें असमानता है, क्योंकि पर्वतों पर रहना बहुत मुश्किल काम है, वहाँ की जो जलवायु वह कठोर होती है, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। उसके विपरीत जो मैदानी क्षेत्र, वहाँ पर क्या है, सुगम साधन आने जाने के हैं, जल की सुनिश्चित प्राप्ति है। तो समान उच्चावच में क्या है, समतल उच्चावच में जनसंख्या का बसाव एक मुख्य आकर्षण का केंद्र बनता है, लेकिन जो असमतल उच्चावच है वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अब ऐसा है कि दुनिया के बहुत से देश क्या है, बिल्कुल मैदानी भाग में पड़ते हैं। जैसे हम लोग का बांग्लादेश, भारत के नजदीक बांग्लादेश है, वहाँ पर क्या पूरा क्षेत्र मैदानी भाग है, तो पूरा का पूरा मैदान होने से यहाँ आबादी का घनत्व क्या है, बहुत ही ज्यादा मिलता है। इसके उलट जैसे हम लोग का जापान है, जापान में भी क्या है, वैसे तो वह भी एक तरह से कहा जाए तो द्वीपीय क्या कहते हैं उसको, एक तरह का द्वीप है जो ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन वहाँ भी कुछ क्षेत्रों में आबादी बहुत ही सघन है। तो उच्चावच पहला कारण जो कि जनसंख्या को आकर्षित करता है अपनी ओर, और असमतल उच्चावच में क्या है, जनसंख्या का बसाव भी जो सघन नहीं होगा।
दूसरा हम लोग का जलवायु है, जिसको हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। अब क्या हम लोग देखते हैं कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में 3 तरह की क्लाइमेट पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल, टेम्परेट और ठंडी जलवायु, शीत जलवायु, अर्थात उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्णकटिबंधीय और शीतकटिबंधीय। तो जो हम लोग की अनुकूल, जो हम लोग के जीवन जीने के अनुकूल तापमान है वो क्या है, औसत तापमान हम लोग का क्या है, तो 20 से 25 डिग्री, जैसा हम लोग फरवरी मार्च के महीने में, अक्टूबर नवंबर के महीने में अनुभव करते हैं, वो हम लोग के लिए शरीर के लिए अनुकूल तापमान है। तो दुनिया के वैसे क्षेत्र, भारत के वैसे क्षेत्र जहाँ पर क्या है, सालों भर अधिक तापमान रहता है, जैसे हम लोग का थार का डेजर्ट है, सालों भर तपा हुआ रहता है, तो वहाँ आदमी का बसाव क्या बिल्कुल कम है। लेकिन जो हम लोग का तटीय इलाका, जहाँ पर क्या है, सालों भर मौसम या तापमान एक समान है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, वहाँ पे आबादी क्या हम लोग देखते हैं, सघन है। और सिर्फ भारत में, पूरे दुनिया के जितने भी तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पे सघन आबादी है। तो जहाँ मेरे अनुकूल तापमान होगा वहाँ हमको बसना या रहना ज़्यादा हम लोग प्रीफर करेंगे। जहाँ टेम्परेचर मेरे अनुकूल नहीं है, जहाँ तापमान हमारे प्रतिकूल है, अधिक ठंडा, जैसे हम लोग का हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, लेह लद्दाख का इलाका है, जहाँ पर क्या है, गर्मी के दिन अभी तापमान माइनस में रहता है, तो कितना लोग वहाँ रहेंगे। जो भी वहाँ रहते हैं वे आर्मी के जवान रहते हैं और बहुत सिक्योरिटी में रहते हैं, उनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, उनके लिए हॉट रूम का व्यवस्था किया जाता है। उसी का उल्टा हम लोग का है, जो तटीय क्षेत्र है वहाँ भी क्या है, कम बेसी गर्मी की मात्रा ज़्यादा है, तो वहाँ भी क्या है, कहीं कहीं जनसंख्या का बसाव उतना सघन नहीं है। तो मॉडरेट क्लाइमेट मानव प्रीफर करता है, हमको समशीतोष्ण जलवायु ही चाहिए। और दुनिया के लगभग 80% जनसंख्या क्या है, समशीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। यदि विश्व का हम लोग नक्शा देखें, अभी यहाँ अवेलेबल नहीं है, आप लोग उसको एटलस में दे सकते हैं कि जो हम लोग विश्व में जनसंख्या वितरण का जो प्रारूप है वह ट्रॉपिकल रीजन में, सॉरी समशीतोष्ण रीजन में क्या है, सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहां पर मानव के जीवन जीने की तापमान क्या है, अनुकूल है। ठीक। तो दूसरा, ये तीसरा कारक हम लोग का है जल की उपलब्धता। जल ही हम लोग बोलते हैं, जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। आपने पढ़ा होगा या आपने आपके नॉलेज होगा कि दुनिया की जितने भी सभ्यताएं हैं वे नदी घाटियों में ही डेवलप की। क्यों, इसके पीछे क्या कारण था, तो कारण था जल की प्राप्ति। क्योंकि जल हमारे लिए क्या है, बहुआयामी काम करता है। जल के अनेकों उपयोग हैं। ये सपोज दैट मान लेते हैं कि जल से सबसे अधिक जल का उपयोग है पानी पीने के लिए, उसके बाद हम लोग का सिंचाई के लिए है, अपने घरेलू उपयोग के लिए है, पशुओं के लिए भी है, उनको पीने के लिए, उनको धोने के लिए, साथ ही साथ नौगम्य के लिए, नौकायन के लिए। और एक तरह से जल क्या है, सुरक्षा का भी प्राचीर का काम करता है, जिसका उदाहरण हम लोग देख सकते हैं दिल्ली के लाल किला के बाहर क्या है, खाई खुदाकर उसमें क्या है, उस मुगल काल में इसमें जल भर दिया गया था, ताकि क्या दुश्मन जो है उसको पार नहीं कर सके। तो जहां हमको नेचुरल रूप से जल की प्राप्ति होगी, वहां आदमी बसने के लिए क्या है, मजबूर होगा। तो भारत में ही हम लोग का जहाँ जिन क्षेत्रों में जल की प्राप्ति है, उन क्षेत्रों में आबादी क्या है, चूंकि हमको सिंचाई में जल चाहिए, बहुत बहुआयामी वर्क इसका है, अनेक इसका मल्टी पर्पस यूज जल का है। और जल को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जल के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो हम लोग का जो भूमिगत जल है, वो खास करके जो मैदानी भाग हम लोग का, भारत के जो मैदानी भाग है, वहाँ इसका लेवल बहुत ऊपर है। लेकिन जो वही हम लोग का साउथ का जो इलाका है, या जो हम लोग का पर्वतीय इलाका, वहाँ पर क्या है, अंडरग्राउंड वाटर की कमी है, क्योंकि इतना कठोर धरातल है कि जल का स्यंदन, जल का रिसाव धरातल पे नहीं होता है, जिसके चलते भूमिगत जल का अभाव है। तो उन क्षेत्रों में जनसंख्या रहने के लिए ज्यादा डेंस पॉपुलेशन नहीं मिलता है, इसलिए जल भी क्या एक अहम कारक है आबादी को आकर्षित करने के लिए। क्योंकि आदमी ही नहीं, इसके साथ साथ क्या इंडस्ट्री में ही जल के अनुपयोग है, यहाँ तक कि मतलब इसका हम लोग वर्णन नहीं करते। जल ही जीवन है, और बिना इसके किसी का सर्वाइव रहना, जिंदा रहना संभव नहीं, चाहे पेड़ पौधा हो, आदमी हो, जीव जंतु, कोई भी हो, कोई भी प्राणी हो, सबको जल की आवश्यकता है। नेक्स्ट हम लोग का तापमान है। तापमान भी हम लोग का सेम चीज है कि तापमान भी दुनिया में अलग अलग है, और इंडिया का भी तापमान देखा जाए तो क्या है, एक समान तापमान नहीं। भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु का देश है। जो हम लोग का कर्क रेखा है वह भारत के बीचों बीच से गुजरती है, और भारत को दो क्या है, तापमान क्षेत्र में बांटती है। उत्तर का भाग को हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे शीतकाल का समय थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन दक्षिण का भाग, जो कर्क से दक्षिण का भाग है, वहाँ पर क्या है, लगभग सालों भर गर्मी पड़ती है। तो सही तापमान चाहिए हमको, क्योंकि सही तापमान रहने से क्या, आदमी का स्वास्थ्य ठीक रहता है, आदमी काम अधिक देर तक कर सकता है, आदमी जल्दी थकता नहीं है। लेकिन क्या है, यदि तापमान ज़्यादा है, टेम्परेचर अधिक है, उमस ज़्यादा है, तो क्या है, आदमी जल्दी थक जाता है, काम करने की शक्ति उसमें घट जाती है। इसलिए देखा जाता है कि जहाँ तापमान मॉडरेट है, चाहे भारत हो, चाहे वर्ल्ड का कोई भी देश हो, वहाँ पर क्या है, आबादी सघन रूप से बसेगी। यही कारण है कि टेम्परेट क्षेत्रों में, समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आबादी का बसाव सबसे ज्यादा है, शीत कटिबंध की तुलना में, और उष्ण कटिबंध की तुलना में आबादी का बसाव समशीतोष्ण कटिबंध में सबसे ज्यादा है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं उपजाऊ मृदा।
चूंकि भोजन भी हम लोग का एक महत्वपूर्ण मूलभूत आवश्यकताओं में से है। हम लोग बोलते हैं कि भोजन, वस्त्र, आवास, मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो भोजन भी क्या है, जल के अंदर आता है कि आदमी को भोजन चाहिए, 2 टाइम 3 टाइम भोजन चाहिए। तो भोजन कहाँ से आएगा? तो जब हम खेती नहीं करेंगे तो उस भोजन संभव नहीं है। तो दुनिया के वैसे इलाके जहाँ मिट्टी उपजाऊ है वहाँ पर सघन कृषि की जाती है। उदाहरण यदि देखें हम लोग तो हम लोग का पंजाब का इलाका है, पंजाब है, हरियाणा है, हम लोग का इधर यूपी वगैरह, बंगाल वगैरह है ना। उसके बाद हम लोग का जो तटीय क्षेत्र हम लोग का है, पूर्व तटीय भाग, पश्चिम तटीय भाग, इन क्षेत्रों की मिट्टी उपजाऊ है जहाँ पर जरूरत मृदा पाई जाती है, जो कृषि के लिए सबसे आदर्श मानी जाती है। तो यहाँ पर चावल की खेती सघन रूप से की जाती है। चावल ही एक ऐसा फसल है जो किसी भी फसल की तुलना में अधिक लोगों का पेट भर सकता है। यही कारण है कि चावल की कृषि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ही होती है। यदि वहाँ तापमान अनुकूल है, वर्षा अनुकूल है, तो लोग वहाँ चावल की ही खेती करेंगे। और भारत देश के लिए क्या है, आदर्श जगह है, क्योंकि चावल अधिक लोगों का खाद्य पदार्थ है और चावल क्या भारत के लोगों का मुख्य फसल है। तो उपजाऊ मृदा में क्या है, फसलें अच्छी होती है। मगध साम्राज्य में यदि हम लोग पढ़ेंगे इतिहास तो वहाँ पर एक किताब में प्राचीन भारत में रिकॉर्ड किया गया है कि मुगल साम्राज्य में हाथी जितने दूर तक लेटता है उतने दूर में एक परिवार का जो है सालों भर का अनाज उत्पन्न होता है। इतनी यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक साल बाढ़ के चलते मिट्टी का पुनर्नवीनीकरण होता है। और मिट्टी के पुनर्नवीनीकरण होने से यहाँ पर क्या है, बिना खाद के जो है सो उत्पादन जो है सो बहुत अधिक होता है। तो उपजाऊ मिट्टी चाहे भारत हो, दुनिया कोई भी कोना हो, जहाँ उपजाऊ मिट्टी वहाँ लोग बसेंगे, वहाँ लोग आकर्षित होंगे। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की कृषि जो है सो गाँव में बसती है या कृषि कार्य गाँव में होता है, इसलिए भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है। ठीक है, ओके, समझ आ रहा है आप लोग? चलिए आगे देखते हैं हम लोग परिवहन के साधन। अब इतने कारकों से ही आबादी प्रभावित नहीं होती है, इसमें भी अहम कारक हम लोग का है परिवहन के साधन। यदि हमारे आने जाने के लिए रोड का विकास नहीं हुआ है, रेलवे का विकास नहीं हुआ है या एयरवेज का विकास नहीं हुआ है, तो लोग वहाँ बसना पसंद नहीं करते हैं। लोग सुदूर जंगली एरिया में, सुदूर जो है सो पर्वतीय क्षेत्रों में, सुदूर जो है सो रेगिस्तानी इलाकों में रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको क्या है, आने जाने के सुगम साधन उपलब्ध नहीं है, समय पर लोग नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए हम लोग देखते हैं जितना हम लोग का रोडवेज है, हाईवेज, उसके किनारे आबादी का सघन बसा होता है, आबादी का रैखिक बसा होता है। यदि आप लोग मानव भूगोल पढ़े होंगे, बसा भूगोल, इसको सेटलमेंट ज्योग्राफी कहते हैं, तो उसमें हम लोग आपने देखा होगा कि जो हम लोग का नदी है, जो हम लोग का रोड है, उसके दोनों किनारों पर रेखीय बसाव पाया जाता है, जिससे मकान के दरवाजे क्या है, सड़क की ओर खुलते हैं, दोनों आमने सामने रहते हैं, रोड के इस किनारे भी और उस किनारे भी। तो परिवहन भी एक बहुत आवश्यक कारक है, चूंकि जो मनुष्य एक्टिविटी कर रहा है, प्राथमिक क्रियाकलाप है, द्वितीय क्रियाकलाप है, उसमें क्या है, परिवहन एक अहम योगदान है। परिवहन जो है वह प्राथमिक और द्वितीय सेक्टर को जोड़ने का काम करता है, कड़ी का काम करता है। मान लेते हैं किसान फसल का उत्पादन किया और उसके पास सरप्लस उत्पादन है, अब उस उत्पादन को बेचने के लिए उसके पास क्या है, बाय रोड नहीं है, बाय रेलवेज नहीं है, तो उत्पादन क्या होगा, उसका कोई वैल्यू नहीं, कोई मूल्य नहीं। वही यदि क्या है, उसके पास साधन है यदि परिवहन के, तो वह समय रहते क्या है, अपने सामान को बाजार तक क्या करेगा, बेच सकता है। तो परिवहन के साधन भी मानव बसाव को, जनसंख्या को आकर्षित करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे वर्ग जुड़े हुए हैं। तृतीय सेक्टर पूरा का पूरा इसी पर इसी के पीछे इसी का दारोमदार है, क्योंकि इसके मेडिकल सेक्टर हम लोग का है, एजुकेशन सेक्टर है, जो क्या बिना संचार के संभव नहीं है। नेक्स्ट हम लोग का है नगरीकरण। नगरीकरण का मीन्स है कि जो जितने भी बड़े बड़े नगर हमारे हैं, वहाँ आबादी का सघन बसाव है, आबादी का संकेंद्रण है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, शहर की चकाचौंध, वहाँ के रोजगार के अवसर, वहाँ शिक्षा के अवसर, चिकित्सा के अवसर, और जितना हमारे आवश्यक कारक है वे सब वहाँ मौजूद है। यही कारण है कि नगरों की आबादी दिन ब दिन क्या बढ़ती चली जा रही है। नगर महानगर बन रहे हैं, मेगा सिटी बन रहे हैं, मेट्रो सिटी बन रहे हैं, नगर सन्नगर बन रहे हैं। तो ये सब आपने पढ़ा होगा अधिवास भूगोल में, क्योंकि नगर ही बाद में, गांव ही क्या बाद में क्या बनते हैं, कस्बा बनते हैं, नगर बनते हैं, महानगर बनते हैं, क्योंकि एक दिन नगर का विकास नहीं हुआ है। यदि आप लोग इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि जो हम लोग का मुंबई वह क्या है, 7 द्वीपों को मिला के बना है, जो सालसीट संधि हुई थी अंग्रेजों से, उसमें क्या है, मुंबई का निर्माण हुआ था, मुंबई नगर का विकास किया गया था, उसको बसाया गया था। तो जनसंख्या जो बढ़ती है, आदमी की जरूरतें बढ़ती है, वहाँ के क्रियाकलाप बढ़ते चलते हैं, और इनसे क्या है, फिर उनका आकार बढ़ता है, जिसे हम लोग नगर महानगर की श्रेणी में रखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का है खनिज और औद्योगिक केंद्र। अब क्या है कि जहाँ धरातल से खनिज पदार्थों का दोहन होता है,
तो उसके आसपास औद्योगिक केंद्र विकसित हो जाते हैं। यदि हम लोग अपने झारखंड का उदाहरण लें तो हम लोग का जमशेदपुर में पहले क्या था, कुछ नहीं था, लेकिन जब 1907 ईस्वी में टाटा ने यहाँ पर कल कारखाने की स्थापना की तो धीरे धीरे यहाँ पर औद्योगिक प्रभाव, एक यह क्षेत्र क्या है, औद्योगिक सेंटर के रूप में तब्दील हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्लोमरेशन, की अनेक उद्योग यहाँ खुल गए। तो जब उद्योग खुलेंगे तो वहाँ काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, आने जाने के लिए रोड का विकास होगा, रेलवेज का विकास होगा, तब क्या है, भीड़ बढ़ती चली जाएगी, आबादी में क्या है, वृद्धि होती चली जाएगी, पॉजिटिव ग्रोथ होगा और बहुत तेजी से वृद्धि होगा, क्योंकि वहाँ जीवन जीने के सारे सुविधाएं उपलब्ध हैं हमारे पास। तो औद्योगिक के जितना भी औद्योगिक केंद्र भारत के हैं ये सघन आबाद है, जिसे हम लोग औद्योगिक प्रदेश के रूप में जानते हैं, क्योंकि वहाँ एक नहीं कि अनेक उद्योगों का विकास हो जाता है, क्योंकि सभी उद्योग दूसरे से रिलेटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं, इसलिए एक उद्योग पर दूसरा उद्योग स्थापित होता है। ठीक है, और हम लोग का लास्ट पॉइंट देखते हैं, सामाजिक सुरक्षा की जो हम लोग का सोशल सिक्योरिटी, वह भी क्या है, मनुष्य के बचाव के लिए बहुत ही अहम कारक है। आज क्या कारण है कि जो हम लोग का आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र है, जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, वहां से आबादी का पलायन हो रहा है। क्यों पलायन हो रहा है? तो उसके पास के रहने का घर नहीं है, खाने के लिए वस्तुएं नहीं है, घूमने के लिए जगह नहीं है, सब कुछ है, लेकिन क्या है, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। तो आए दिन जो है सो क्या है, अनैतिक घटनाएं होती है, असामाजिक तत्व जो है सो लोगों को परेशान करते हैं। यही कारण है कि जितना भी हम लोग आतंकवाद से ग्रसित क्षेत्र है या उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र है, वहां से लोगों का पलायन होगा। इसीलिए जहां लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगा, लोग वहां बसना पसंद करेंगे। तो कहाँ उनको सामाजिक सुरक्षा मिलेगा? तो शहरों में उनको सामाजिक सुरक्षा मिलेगा, क्योंकि शहर की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह दुरुस्त है। वहाँ पे क्या है, एनी टाइम जो है सो क्या है, आपको इसका सिक्योरिटी मिल रहा है। लेकिन गाँव में जो है सो क्या है, ग्रामीण क्षेत्र, सुदूर क्षेत्र में क्या है, समय पर जो है सो क्या है, पुलिस, मान ली चोरी हो रहा है तो हम लोग यदि फोन करेंगे तो बोले हाँ आ रहे हैं, पता चला चोर चोरी करके भाग गया, तब पुलिस है, तो क्या काम उसका? तो गांव स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे होते हैं, लोगों को हमेशा भय बना रहता है कि जंगली जानवरों का डर है या असामाजिक तत्वों का डर है, भय है। लेकिन शहर क्या है, कॉम्पैक्ट होते हैं, घिरे होते हैं, जिससे वहां पर क्या है, जल्दी से अप्रिय घटनाएं नहीं घटती हैं। अप्रिय घटनाएं घटती बहुत सारे क्षेत्रों में, लेकिन जो रहने का, जो हम लोग बसाव का जो पैटर्न है, वह जो है क्या है, वहाँ पे लोगों को सोशलिटी मिलता है, क्योंकि आदमी, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, और मनुष्य क्या है, समाज में रहना पसंद करता है, उसका अपना एक सोसाइटी है। तो मिला जुला करके ये हम लोग का वितरण को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं, जो एक साथ सारे कारक किसी भी क्षेत्र पर लागू होते हैं, और इनके चलते आबादी में कमी देखी जाती है। इसका जो डेंसिटी वह जो प्रभावित होता है, उसको हम लोग 3 वर्ग में रखते हैं: उच्चतम आबादी वाले क्षेत्र, उच्चतम घनत्व वाले, मध्यम घनत्व वाले और निम्न घनत्व वाले। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसको आप लोग आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग, उसमें देखेंगे हम लोग कि जो जनसंख्या का जो बदलाव है वह किस तरह से हो रहा है, इसका पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है। क्योंकि दुनिया में बहुत ऐसे देश हैं जहाँ जनसंख्या की भी प्रथम अवस्था चल रही है, अर्थात वहाँ जन्म दर भी ऊंचा है और मृत्यु दर भी ऊंचा है। दूसरा अवस्था जो हम लोग का, उसमें जन्म दर हम लोग का रुक गया है, लेकिन मृत्यु दर क्या है, अभी भी मृत्यु दर हम लोग का रुक गया, लेकिन जन्म दर अभी भी बरकरार है, जिससे आबादी में क्या है, बेतहाशा वृद्धि हो रही। और तीसरा हम लोग का जो अवस्था है, पॉपुलेशन की जो तीसरी अवस्था है, उसमें क्या है, दोनों को हमने कम कर लिया है, अर्थात जन्म दर भी घट गया और मृत्यु दर भी घट गया है, जिसके चलते क्या है, आबादी में मामूली बढ़ोतरी हो रही है, या आबादी क्या है, नेगेटिव ग्रोथ की ओर जा रहा है। तो फिलहाल इसके लिए, फिलहाल आज यहीं तक, हम अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।